दोस्तों, जब हम भारत की खोज कहते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, क्या सच में भारत की खोज किसी ने की थी? क्या भारत पहले से मौजूद नहीं था? तो आज हम इसी रोचक विषय पर बात करेंगे। भारत की खोज कब और किसने की और इसका असली मतलब क्या है? और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो हर विषय पर अलग होते हैं। आज का विषय है इतिहास, तो हम इतिहास पर चर्चा करेंगे। बीच बीच में कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। असल में भारत कोई नई जगह नहीं थी जिसकी खोज की जाए। ये तो प्राचीन काल से ही कृषि, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति में अत्यधिक समृद्ध था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व में भारत को शिक्षा का केंद्र बना दिया था। दुनिया भर के विद्वान यहाँ ज्ञान लेने आते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे, सर, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। हम इसी वीडियो में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में लगभग 415 से 455 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। ये अब प्राचीन खंडरों के रूप में भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 200 से अधिक शिक्षक रहते थे। ये बौद्ध धर्म और दर्शन का प्रमुख केंद्र था, लेकिन यहाँ गणित, खगोल विज्ञान, ललित कला, चिकित्सा और युद्ध कला जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। संस्कृत, पाली और प्राकृत यहाँ की शिक्षा के माध्यम थे। विश्वविद्यालय में स्तूप, मंदिर, विहार और कलाकृतियां शामिल थीं। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत जैसे देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। वैनसांग और इत्सिंग ने यहाँ शिक्षा ली और इसका वर्णन किया। अब हम थोड़ा सा तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, यानी ये नालंदा से कई शताब्दियां पुराना था। ये प्राचीन भारत के गांधार प्रदेश में सिंधु नदी के तट के पास स्थित एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, जो अब वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में है। ये भारत का एक प्राचीन और सर्वप्राचीन शिक्षा केंद्र था, जहां राजा और रंक दोनों के साथ समान व्यवहार होता था। यहाँ औषध शास्त्र, शल्य चिकित्सा, राजनीति व अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, खगोल शास्त्र, वेद, दर्शन शास्त्र, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे। एक समय में लगभग 5,000 छात्र विभिन्न आचार्यों के आश्रमों यानी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे, और ये विद्वानों और शोध का प्रमुख केंद्र भी था। यानी भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि सदियों से ज्ञान, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि का जीवंत केंद्र था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हम बीच बीच में कुछ सवाल भी देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। पहला सवाल हमारे लिए ये बनता है, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी और इनकी विशेषताएं क्या हैं? दूसरा सवाल हमारे लिए ये बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नोट करते जाइए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में यूरोप के लिए भारत मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों का देश माना जाता था, लेकिन भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। जमीन से जाने पर अरब देशों से होकर गुजरना पड़ता, जहां भारी टैक्स देना पड़ता था। यही कारण था कि यूरोपीय देश एक सीधा समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश में लगे हुए थे। तीसरा सवाल हमारे लिए ये बनता है, मध्यकालीन यूरोप के लिए भारत इतना आकर्षक क्यों था? अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। कई नाविकों ने प्रयास किया, लेकिन आखिरकार
पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा सफल हुए। 20 मई 1498 को वो भारत के कालीकट, जो आज केरल में है, वहां पहुंचे। उन्होंने यूरोप से भारत तक का नया समुद्री मार्ग खोजा। इस खोज ने यूरोपीय देशों के लिए व्यापार के द्वार खोल दिए और भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। चौथा सवाल हमारे लिए ये बनता है, वास्को डी गामा भारत में कब और कहां पहुंचा था? जो भी सवाल हम देख रहे हैं, उनके जवाब आप जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा। भारत तो पहले से ही एक महान सभ्यता और संस्कृति वाला देश था। उन्होंने सिर्फ भारत तक पहुंचने का नया समुद्री रास्ता खोजा। अब इस खोज के परिणाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। यूरोप के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब उन्हें अरब व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। भारत और यूरोप के बीच सीधा व्यापार शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे यही व्यापार औपनिवेशवाद में बदल गया और आगे चलकर भारत पर यूरोपीय शक्तियों, खासकर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ा। भारत की खोज का एक और पहलू है साहित्यिक दृष्टिकोण। इसे हम थोड़ा समझते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 के बीच अहमदनगर जेल में कैद रहते हुए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। 1946 में ये किताब प्रकाशित हुई और इसका हिंदी अनुवाद भारत एक खोज के नाम से हुआ। ये किताब सिर्फ इतिहास लिखने के लिए नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा और संस्कृति को समझाने के लिए बनाई गई थी। नेहरू जी ने इसमें बताया कि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, बल्कि यहाँ की विभिन्न धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं मिलकर एकता का रूप प्रस्तुत करती हैं। इस पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक लगभग 5000 वर्षों का इतिहास, संस्कृति और धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन के अंत तक के दौर को विस्तार पूर्वक समझाती है। पांचवा सवाल हमारे लिए ये बनता है, जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब और कहां लिखी थी और इसकी विशेषता क्या है? इस पुस्तक पर बाद में मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल ने 53 एपिसोड का धारावाहिक बनाया, जिसका नाम भी भारत एक खोज ही था। ये धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और आज भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं। इसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार अपने इतिहास को गहराई से समझने का अवसर दिया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, भारत की खोज का मतलब भारत देश की खोज नहीं था। वास्को डी गामा ने सिर्फ नया समुद्री रास्ता खोजा और नेहरू जी ने हमें भारत की आत्मा से जोड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, मैंने जो सवाल आपसे पूछे हैं, उनके जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें।